दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कि एक लंबे अरसे से स्टील से जुड़े हैं, और न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि स्टील इंडस्ट्री में एक सफल एंटरप्रेन्योर और एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर भी रहे हैं। आप हैं ब्लू ओशियन स्टील्स के सीईओ डॉक्टर पंकज जैन। भारत में स्टील से जुड़े नामी गिरामी कॉरपोरेट्स के साथ कई वर्ष काम करने के बाद उन्होंने अपना स्टील वेंचर शुरू किया। हमारी इनसे पिछली मुलाकात करीब 2.5 वर्ष पहले पुणे में हुई थी, जब हमने इनसे साक्षात्कार किया था। तब ये भारत की स्टील इंडस्ट्री की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी पर रिसर्च कर रहे थे। अब जबकि ये अपने सब्जेक्ट पर डॉक्टरेट कंप्लीट कर चुके हैं, और क्योंकि इनकी स्टडी हमारे सेक्टर से ही जुड़ी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके ज्ञान का फायदा हम और हमारे दर्शक भी उठाएं। वैश्विक मंदी के दौर में अपने बिजनेस को सस्टेन करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ऐसे में इनकी रिसर्च क्या कहती है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्टील रिपोर्टर के मंच पर। बहरहाल, टॉपिक पर चर्चा करने से पहले डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने और स्टील से जुड़े अपने सफर के बारे में संक्षिप्त में बताएं। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस फोरम में लाने के लिए। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक मेरी जर्नी रही है, मैं मुझे अभी 32 साल हो चुका है स्टील इंडस्ट्री में। ऐसे मैं एक झारखंड में एक छोटा सा शहर है हजारीबाग, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरी जो स्टील की जर्नी चालू हुई थी वो स्टील अथॉरिटी के साथ चालू हुई थी। मैंने ओके। 13 साल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक स्टील में नवरत्न कहा जाता था उस समय, उसमें मैंने या। काम किया। और मैंने एक्सपोर्ट्स में और मार्केटिंग में काम किया। तो मुझे बड़ा हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम करती है, एक डिपार्टमेंट हम्म। कैसे काम करता है। तो मुझे काफी ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट की जो सिस्टम्स और उनका काम करने का तरीका था, मुझे एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। जी। उसके बाद में मुझे महिंद्रा यूजीन, जो अभी सैन्यो स्पेशल स्टील हो चुकी है, उनका नाम जी। चेंज हो गया है। तो वहां पर मैं एज अ हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन किया। एंड मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी जब मैं काम कर रहा था, तो वो कल्याणी में था। वहां पर मैंने 7 साल काम किया। तो 13 साल लगभग मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया। 13 साल आपको मैंने बताया कि मैंने गवर्नमेंट में काम किया था। और जी। अभी लास्ट 6 सालों से मैंने खुद की कंपनी चालू की थी, जिसका नाम ब्लू ओशन स्टील्स है, जिसमें हम कुछ अलग करना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्लू ओशन है। तो वहाँ अभी हमने 6 साल कंप्लीट की है। तो लगभग 32 साल की जर्नी रही है मेरी स्टील के इसमें। और काफी इंटरेस्टिंग रहा, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ एंड अप्स एंड डाउन्स ऑफ द साइक्लिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। तो इसके थ्रू गुजरा। बट आई थिंक व्हेन आई लुक बैक, आई एम वेरी हैप्पी विथ एवरीथिंग जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा। हम्म। ये जो आपने अपना सक्सेसफुल करियर छोड़ के आप अपना अपना जो आपने वेंचर स्टार्ट किया, तो मतलब क्या मोटिवेशन था इसके पीछे, क्या प्रेरणा थी, और आपका मतलब यूएसपी क्या है आपके बिजनेस का? मेरी ना ऑनेस्टली दो प्रेरणा थी। पहली चीज तो है कि देखिए, मैं एक जैन परिवार में बिलोंग करता हूँ, तो मुझे खुद का भी करने की बड़ी इच्छा थी। और मैं बिलीव करता हूँ कि हम सब एक ही बार लाइफ जीते हैं, तो जो भी करना है वो एक ही बार करना है। डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी कर रहा था, आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद एवरीथिंग। बट फिर भी चूंकि मेरे मन में कि अंदर से इच्छा थी कि मुझे अपना कुछ करना है, तो इसलिए मैंने वो स्टेप लिया। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि मुझे ना इंडस्ट्री में एक एक पेन नजर आ रहा था, जो खास करके छोटे, जैसे स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस में एक गैप बिटवीन, सो एक गैप था बिटवीन द स्टील मिल्स एंड द एक्चुअल यूजर्स, क्योंकि मिलों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी ज्यादा क्वांटिटी के टर्म्स में। और यहाँ पे छोटे जो ग्राहक होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि छोटी क्वांटिटी उन्हें मिलने में काफी मुश्किल थी। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आया। तो मेरी खुद की अंदर की इच्छा और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल करके ब्लू ओशन का जन्म हुआ। और जहां तक आपने मुझे आपका जो सवाल था कि मेरी मेन यूएसपी क्या है, मेरी यूएसपी ये है कि आज हम जहां जहां भी हम सर्व कर रहे हैं, मैं हमारे ऑलरेडी इंडिया के अंदर में 5 सर्विस सेंटर्स हैं, पूना, बॉम्बे, चेन्नई, राजकोट, अहमदाबाद। वहां पर हम जस्ट इन टाइम सर्विस दे पा रहे हैं। और जस्ट इन टाइम
जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितनी क्वांटिटी चाहिए और उसी समय, एंड एट योर डोर स्टेप्स। तो हमारा एक ड्रीम है कि किसी दिन हम डंजो या ब्लिंकिट जैसा, शायद 7-8 मिनट में तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगले दिन आपको 3 टन चाहिए तो अगले दिन आपको 3 टन मिलेगा। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी आपके डोर स्टेप्स पे हम पहुंचा करके देंगे। सो दैट इज द यूएसपी विच वी आर ब्रिंगिंग टू द इंडस्ट्री। ओके। और जब भी आपसे हम बात करते हैं ना, तो आप अपना जो ब्लू ओशन को आप टेक कंपनी बोलते हैं, इसके पीछे आई मीन क्या वो है आइडिया कि आप अपनी, जैसे हम भी स्टील में है, लेकिन आप हमेशा अपने कंपनी को आप टेक कंपनी बताते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ऑनेस्टली अगर आप कभी, जब आप पूना हो गए या कभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी आज कंपनी पूरे सिस्टम्स पे चल रही है। कोई इंडिविजुअल, जैसे कोई इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं रहा है, सारे चीजों की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं, और काफी हद तक कंज्यूमर को भी सारी चीजें ऑन द फिंगर टिप्स अवेलेबल है। जैसे आज हमारे से जो भी हमारे ग्राहक हैं, उन्हें ना तो कोई परचेज की कोई भी डेटा रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऐप पर आपको आपकी पूरी पास्ट परचेजिंग दिख जाती है, हमारे भी आपको सिस्टम पे कंप्लीट आपके पास्ट परचेजिंग दिख जाएगी। हमारे आई सी। सिस्टम में आपको ये दिख सकती है कि आपको, आपके लिए क्या क्या स्टॉक रखा हुआ है, आप अपने लेजर्स देख सकते हैं। आप वहां पर मतलब वर्चुअली हमसे आप सारी तरीकों से बात कर सकते हैं। ये तो सिर्फ सिस्टम की बात रही। और आज हम उस लेवल पे आ गए हैं जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके लगभग लगभग आपके 90 से 95% ऑफ द क्वेरीज आपको ऑटोमेटेड मैसेजेस के थ्रू हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं, आई विच इज सी। ऑल्सो बीइंग मॉनिटर्ड बाय अ सीआरएम टीम। तो आपने तो एआई भी इम्प्लीमेंट कर दिया है आपने। हाँ, हमने अपने कंपनी में काफी अच्छे से एआई इम्प्लीमेंट कर दी, काफी सिस्टम्स हमारे, मतलब दैट्स चूंकि हमारी ग्रेट। सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। जैसे आपको चाहे ऑफर हो, चाहे ऑर्डर एक्सेप्टेंस हो, चाहे एनीथिंग, इट इज ऑल, एवरीथिंग इज सिस्टम जनरेटेड। डेफिनेटली कंट्रोल्स पूरे हम लोग जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है वो रखती है, लेकिन कंप्लीटली जो हमारे यहाँ क्या है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय वे ऑफ अ सिस्टम। कोई, इसलिए ट्रस्ट, हमारे काम करने में लोगों को मतलब ट्रस्ट काफी ज्यादा है, ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है। कोई जी हमारे यहाँ जी। ये झूठ वगैरह का सिस्टम नहीं है कि जी ट्रक निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रक निकला है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, देर इज नो दिस ओके। थिंग, और ओके। इंस्टेंटेनियसली आएगा। सिस्टम्स आर वेल इन प्लेस। वेरी वेरी वेल इन प्लेस, वेरी वेरी वेल इन प्लेस। और मैं पर्सनली ड्राइव करता हूँ पूरे सिस्टम्स को। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, जो आपने अभी डॉक्टरेट किया है, इस इंडस्ट्री में डॉक्टर्स बहुत कम हैं और वो भी मतलब स्टील से जुड़े हुए। तो एग्जैक्टली exactly आपने मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, एग्जैक्टली exactly आपने क्या किया है और क्या रिसर्च किया है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहा ना, सस्टेनेबिलिटी, एक मतलब इन द स्टील इंडस्ट्री, ये हमारा टॉपिक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब बड़ा सिंपल है कि जिस भी चीज को हम ऐसा कैसे क्या किया जाए ताकि हम लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, जी। इन सिंपल मैनर। और ये तो कहने का ये मतलब है कि हम इवन इवन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जैसे हमारी कंपनीज या हमारा पूरा काम करने का तरीका ही नहीं, इवन फॉर, जैसे हम हमारे काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम अगले जनरेशन के लिए भी, अगले हमारे बाद हम्म। के जनरेशन के लिए भी हमारी कंपनीज चलते रहना चाहिए इन अ एनवायरमेंटली, सोशली एंड कंप्लायंस वाइज, इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो उस पे हमने पूरा अपना रिसर्च किया है, और हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स काफी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि स्टील एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंसिडेंटली, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट में वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज स्टील की है। हम्म। बट यस, दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें काफी कुछ काम हो रहा है, अवेयरनेस जी। काफी आ चुकी है, एंड चेंजेस आर बीइंग टेकन प्लेस। तो मेरा पूरा का पूरा ये जो 5 साल में डॉक्टरेट करने का था, वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में ही था। और आज भी मैं कोई भी चीज में जब कोई नया टॉपिक भी लेता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको कैसे एक मॉडल बनाया जाए जो सस्टेन हो सके, एक लंबे समय तक सस्टेन हो सके। तो जी। मॉडल हैज टू बी वेरी वेरी गुड, दैट्स द होल थिंग। ओके। डॉक्टर, जो हमारी इंडस्ट्री है उसका नेचर काफी साइक्लिक है, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव हर वक्त लगा रहता है। और जब मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ स्टील और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री दोनों की बात कर रहा हूँ। खास करके जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसका तो हर वक्त सैंडविच ही बना रहता है। एक तरफ स्टील जायंट्स हैं और दूसरी तरफ ओईएम्स हैं। ऐसे में एक वोलेटाइल मार्केट में
दो जायंट्स के बीच खुद को किस तरह से सस्टेन रखा जा सकता मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ना, आप अगर हर चीज में देखोगे ना, तो जो टॉप की कुछ कंपनीज रहती हैं, मे बी 3-4% या 5% कंपनीज ऐसी रहती हैं, उनका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि वो स्ट्रगल नहीं करती हैं। और अगर उनका देखोगे तो ईयर ऑन ईयर दे आर ग्रोइंग। दैट मीन्स वो अपनी कंपनीज को सिर्फ सस्टेन ही ना कर रही हैं, बट भी ग्रोथ भी कर रही हैं। एंड द रिमेनिंग मे बी 90-95%, वट एवर दैट परसेंटेज इज, वो इंडस्ट्री जैसे एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, वो काफी स्ट्रगल करते रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सीक्रेट है जो बिजनेस को क्रिएट करने का सीक्रेट होता है, जो शायद ये टॉप के जो 5% कंपनी है वो डिप्लॉय करती है अपने यहाँ पर। और इसके लिए वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइक्लिसिटी ऑफ द इंडस्ट्री, चाहे इंडस्ट्री में कैसी भी साइकिल हो, ऊपर जा रही है है? नीचे जा रही है, आप अगर देखेंगे उनकी ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रही है। मे बी लिटिल बिट ऑफ डिप कभी कभी आता होगा, बट फिर भी वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो शायद उनके वहां पर कुछ ऐसा होता है। तो मैंने अभी इस पर भी काफी रिसर्च किया है, और मैंने ये हमारी फाइंडिंग्स रही हैं कि शायद जो माइक्रो या मिनी या जो मीडियम साइज की कंपनीज हैं, दे नीड टू लर्न सम सम पर्टिकुलर मॉडल्स ऑफ बिजनेस, जो शायद जो बेस्ट ऑफ द कंपनीज जैसे टोयोटा वगैरह है, या जो बेस्ट हैं वो डिप्लॉय करती हैं और हमेशा सक्सेसफुल रहती हैं। वो उनको सीखने की जरूरत है, ये मेरा हम्म। मानना है। हम्म। तो बेसिकली उसमें दो चीजें मेरे को, जो रिसर्च में मेरी दो चीजें निकल के आई है। एक तो अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी पे जो फोकस है, वो शायद कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की जरूरत है। आपको लगेगा कि नहीं, वो तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही खरीद रहे हैं, लेकिन आई कैन टेल यू मेनी थिंग्स, जहां पर क्वालिटी पे अगर वो फोकस करें तो वहां पे उनको इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये दो एरियाज पे अगर कोई भी कंपनी काम करती है, तो द रिजल्ट्स कैन बी, दे कैन एक्चुअली बिकम द टोयोटा ऑफ देयर ओन। अपने जो जहाँ जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, उस एरिया के, उस डोमेन एरिया के वो टोयोटा बन सकते हैं। शायद हम्म। ये मेरा पूरा रिसर्च में ये मेरी फाइंडिंग्स है कि ये दो बेसिकली एरियाज पे, आप दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी और एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्वालिटी और इन्वेंट्री। मैं कुछ आपको नंबर्स बताता हूँ। हमने ना जी। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ा, रिसर्च गेट पे अवेलेबल भी है, researchgate.com पे आप जाएंगे तो आप टाइप करो कि मुझे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर किसी ने अगर रिसर्च किया है, तो यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड, आपको सरप्राइज हो जाओगे कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज वेरी वेरी हाई। एंड ऑन एन एवरेज वो करीबन 5% के आसपास रहता है, जो आपका रेवेन्यू होता है। मतलब अगर आप 100 करोड़ की रेवेन्यू कर रहे हो तो लगभग 5 करोड़, विच इज अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स। जब आपके कोई रॉ मटेरियल्स, आप नाम सॉरी, लेके कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं जिन्होंने क्वालिटी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सही करके कितना मतलब सेव किया है? रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने, आप कोई भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, आप अगर उनका जी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी देखोगे, आप किसी भी हम्म। कंपनी का देखो, वो काफी कम होता है। आप अभी नाम लेना शायद इस फोरम में ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग जो भी बेस्ट ऑफ द कंपनीज को जानते हैं, आप ओईएम्स को ले लो। मैं जी। ग्लोबल ओईएम्स को लेता हूँ, आपको क्या लगता है टोयोटा के यहाँ क्या इंटरनल रिजेक्शन होगा? बहुत ही कम, बहुत ही कम। और एक टिपिकल, आप जिन कंपनीज के साथ में हम लोगों की इंटरेक्शन रहती है, आप उनसे जाके पूछो कि आपकी इंटरनल रिजेक्शन कितनी होती है, आपका वारंटी क्लेम्स कितना होता है, आपका आफ्टर सेल्स रिजेक्शन कितना होता है। यू विल बी सरप्राइज कि इन तीनों की अगर टोटल करोगे, तो डेफिनेटली वो 4 से 5% तो आ ही जाएगी। और अगर मान लो बहुत अच्छे तरीके से कंपनी चल रही है तो 2 से 3% आएगी। बट अगर हम रेवेन्यू की टर्म्स में बात करें तो वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है। अभी एग्जैक्ट नंबर शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन एक एक अगर आत्मा का रिपोर्ट और आपने रिसर्च गेट पे कई रिपोर्ट्स हैं, तो ये बताती हैं कि इस पे काफी ज्यादा ये लॉसेस हैपन, या पैसे बचाए जा सकते हैं यहाँ पर। काफी पैसे बचाए लेकिन जा सर, सकते हैं। ये जो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, अक्सर जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनमें तो ये सारे सिस्टम्स वेल इन प्लेस रहते हैं। लेकिन अगर लाइक अगर हम एमएसएमई की बात करें, छोटे सेक्टर की बात करें, तो आज की तारीख में वो काफी दिक्कत में है। बड़े बिजनेस हाउसेस के मुकाबले कम्पिटिटिवनेस को लेकर बहुत वल्नरेबल होते हैं वो। आपका इस सेक्टर में अच्छा खासा तजुर्बा रहा है, ऐसे में मतलब आप क्या सलाह देना चाहोगे छोटे और मंझले उद्योगों को? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन प्राइस पे रह जाती है, और शायद जी। हम इसकी जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। वो एक कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। और आज हम्म। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ सारे व्यूअर्स को,
कि हम जो एरा एंटर कर रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा लाइबिलिटीज का एरा हम एंटर कर रहे हैं। मतलब हम सुना करते थे कि बाहर में अगर कभी कोई गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाए और ये प्रूव हो जाए कि मटेरियल के कारण है, तो डैमेजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे शायद वो उतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे जी। ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में ये कर रही हैं, हम्म आप हम्म देखना कि जो स्टील की जो क्वालिटी है, दैट विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। एंड द हम्म लायबिलिटी क्लॉजेस विच इन द प्रोसेस जिन लोगों ने भी साइन किया है, उसकी इम्प्लीकेशंस, भगवान ना करे अगर कभी कोई ऐसा मेजर इशू हो जाता है, इट कैन एक्चुअली वाइप आउट द कंपनी। इतनी बड़ी लॉसेस, वो पोटेंशियल लॉसेस काफी ज्यादा वहां पे हो सकता है। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कभी आगे भी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ना, हमारा जो लाइफ होता है ना, वो काफी हद तक पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पर होता है। जैसे हम मानते हैं कि ये ऐसे चले आ रहा है, कई सालों से ऐसे ही चले आ रहा है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मुझे हम्म लगता है कि टाइम आ गया है कि चाहे कंपनी की साइज कुछ भी हो, उसे अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए कि ग्लोबल कंपनीज काम कैसे करती हैं। और उनमें से अगर हम कुछ भी अपने करें, तो शायद जहां पर हम हैं वहां से तो हम बेटर हो जाएंगे। और वो बेटर को कमर्शियल टर्म्स में हम कन्वर्ट करें, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए छुपे हुए हैं। दैट इज द होल पॉइंट विच आई वांट टू कन्वे। लाइक उदाहरण के तौर पर अगर सपोज कोई 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की साइज की कंपनी है, तो आपकी रिकमेंडेशंस अगर फॉलो करती है तो आपके हिसाब से उस पर क्या ओवरऑल कमर्शियल इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर वो फिगर्स की सिस्टमैटिक बात करें। अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करे, तो मेरा अनुमान है कि मे बी, अगर वो प्रॉपर कोऑपरेशन वहां से भी होता है, एंड जी। एंड देयर कैन बी अ वे इन विच डेफिनेटली देर इज अ सेविंग पोटेंशियल ऑफ मिनिमम 50 लाख टू 1 करोड़। मैं ऐसे, ओके। और अगर 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 कंपनी की हालत बहुत, मतलब वो काफी पुअर क्वालिटी सिस्टम्स है, तो हो सकता है कि वो 50 से 100 करोड़ की कंपनी 1.5 से 2 करोड़ रुपए भी बचा सकती है। एंड मनी आई सी। सेव्ड इज मनी अर्नड। जी। रादर वो हमें वो इट एक्चुअली डबल होता है, हमें मनी, पैसे हम्म। बच भी जाते हैं, और उसी पैसे को हम दूसरी जगह डिप्लॉय भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है कि हम ना हमेशा, जो आपने बोला स्टील मिल्स और इसके बीच में सैंडविच हो जाते हैं। आप देखो, जी। बड़ी सिंपल सी बात होती है, स्टील मिल्स की साइजेस बढ़ती जा रही हैं, उनकी एमओक्यूज बढ़ती जा रही है। उनकी एमओक्यूज रहती है 120 टन, 180 टन, या आप कम से कम भी, आप आज आप किसी भी स्टील मिल्स में लोगे तो कम से कम 50 टन तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। अब जी। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, 50 टन की रिक्वायरमेंट शायद आपकी एक बार में नहीं होती है। देर इज अ हम्म। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, प्लस देर इज अ कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मटेरियल जो नॉन मूविंग में भी चली जाती है। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि इन द प्रोसेस आप हमेशा, आज आप टिपिकली कोई फोर्जिंग कंपनी अगर 1,000 टन की फोर्जिंग कर रही है, तो डेफिनेटली वो 500-700 टन की इन्वेंट्री तो रखता ही है। और उसमें अगर ईमानदारी से हम देखें, तो एवरीबडी शुड सी कि उसमें कितनी इन्वेंट्री जो है नॉन मूविंग या स्लो मूविंग हो चुकी है, इन एंटिसिपेशन की कभी ना कभी बिजनेस आएगा। मॉडल्स चेंज हो जी। जाते हैं, बहुत सारी चेंजेस हो जाती है, तो उसमें भी कई लोग ये हो जाते हैं। तो आई थिंक आप अगर देखोगे, आज कोई भी बड़ी कंपनी है, टोयोटा है, या आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का देखो, दे आर ऑलवेज बाइंग जस्ट इन टाइम। वो कभी भी अपने यहाँ कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखती है, ना तो नहीं रॉ रखते। मटेरियल स्टेज पे रखती है, ना फिनिश गुड पे रखती है। लेकिन हम्म। हमारे जो काम करने के तरीके में हम क्या हो जाता है, हम फंस जाते हैं। हम रॉ मटेरियल पे भी रखते हैं और फिनिश पे भी रखते हैं। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि वो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री एक बार हम सबको कैलकुलेट करना चाहिए। एंड इफ देर इज अ वे टू सेव मनी ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, वो हमें पैसे बचाने चाहिए, ऐसे ही लेकिन सर और कई सब। कई बार हमें हमें इन्वेंट्री मतलब बेटर सर्विस देने के लिए भी रखनी पड़ती है। लाइक ठीक है, टोयोटा इज एन ओईएम, ठीक है, तो लेकिन उसको जो सर्विस दे रहा है, अगर टोयोटा इन्वेंट्री नहीं रखेगा तो उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है जो जिससे वो मटेरियल ले रहा है उसको रखनी पड़ेगी ना, उसको बेटर सर्विस देने के लिए नहीं, किसी मेरा को तो पॉइंट रखनी ये, पड़ेगी। किसी को रखना पड़ेगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे सप्लाई चेन कंपनीज हैं जो आपके बिहाफ पे वो काम कर सकती हैं, और आप अपने, अल्टीमेटली कोई ना कोई रख रहा है, लेकिन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कीपिंग द इन्वेंट्री एट योर एंड हम्म। वर्सेस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट कीपिंग एट समबडी एल्सेज एंड, उसमें क्या डिफरेंस है? आज हम पैसे पैसे के लिए फाइट करते रहते हैं, पैसे मतलब बचाने चाहते हैं, वो जो हर बिजनेस में बचाना ही पड़ता है ना, तभी तो वो हम्म। बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। लेकिन अगर हम ये समझ लेंगे कि यस, देयर कैन बी अ वे आउट, जहां पर हमें जस्ट इन टाइम मिलेगा मटेरियल, हमें जितनी हम्म। क्वांटिटी चाहिए उतनी ही मिलेगा, और हमारे घर पे मिलेगा, मे बी लिटिल कॉस्टलियर, मे बी, क्योंकि हम्म। देखो, देर देर इज नो फ्री लंच। कहीं ना कहीं तो वो कॉस्ट आएगी, लेकिन यस, वो कॉस्ट आपके घर पे इन्वेंट्री रखने से अगर कम होती है,
वे विच आउट कैन बी देखनी प्रूव, पड़ेगी। तो वो वे आउट देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो काफी ये दोनों चीजों पे बहुत टाइट कंट्रोल करके चलती हैं। एंड शायद उनका सक्सेस का रीजन जो मतलब और भी बहुत चीजें होंगी, लेकिन ये दो चीजों के कारण उनके सक्सेस में काफी कंट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअली बात वहीं आ जाती है, क्वालिटी पे आ जाती है, क्योंकि क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो फायर फाइटिंग लगी रहेगी, फायर फाइटिंग लगी रहेगी तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली बात क्वालिटी और उसी पे आ जाती है भाई, आप इतने कितने मतलब प्रोफिशिएंट हैं, कितनी एफिशिएंसी से आप अपना काम कर सकते और जब हम कमर्शियली कन्वर्ट करेंगे ना, तब हमारे आंखें हमारी खुल जाती है कि अरे यार इतना पैसा यहाँ फंसा हुआ है, या इतने पैसे हैं। हम वो करते हैं। वो एक्चुअली हम्म। हमें एकदम ओपनली ट्रांसपेरेंटली वो चीज मे भी लास्ट 2-3 सालों का देखना चाहिए कि हम क्या कर हम्म। रहे हैं, हम कहाँ हम्म। हैं, और क्या स्कोप है इसमें बचाने का। अच्छा, एक जी। और चीज होती है, कई बार अगर हमें कोई प्रॉब्लम का आंसर नहीं मालूम है, तो हमें पहली चीज तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज, अगर हमें नहीं मालूम तो हमें किसी एक्सपर्ट के पास जा करके उससे ये ये व्यू लेना चाहिए कि यार चलो हमसे ना हो रहा है, एक एक्सपर्ट से जैसे हम कोई सलाह हम्म। लेते हैं तो वो ले करके, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन कैन, ये काफी करोड़ों में जा सकती है। दैट नॉलेज इज द कैन बॉटम लाइन। ऑलवेज बी आउटसोर्स, यस नॉलेज यस यस, आउटसोर्स की जा बिल्कुल की जा सकती है, और बड़ी कंपनीज ये कर रही हैं, सकती बिल्कुल है। कर रही हैं। एक हम यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर जैन न सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है बल्कि एक मोटिवेशनल राइटर भी है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ले छलांग। डॉक्टर साहब, आपकी किताब हम स्टील वालों को, जो कि अक्सर बड़े ही ढीठ प्रजाति के माने जाते हैं, उन्हें किस तरह से मोटिवेट कर सकती है? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखो, ले छलांग ना, ले छलांग एक ऐसी किताब है जो मैंने बड़े दिल से लिखी है। ये भी एक मेरा बकेट लिस्ट आइटम था, कि पहला बकेट लिस्ट था कि मैं अपने लिए कुछ काम करूं, तो मैंने ब्लू ओशन खोला। दूसरा बकेट लिस्ट था, मैंने पीएचडी करना था, वो भी मैंने कंप्लीट किया। तीसरा, तो इसको मैंने कुछ 18 महीने के आसपास लगे ये किताब कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये किताब का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो बंदा बनने के लिए कुछ और आया था, वो कर कुछ और रहा है। तो हम सबको अपना पैशन एरिया खोजना चाहिए। और आज इंडिया, हम सब ब्लेस्ड हैं कि इस मौके पर हम इंडिया में अवेलेबल हैं, क्योंकि हम्म। इंडिया जिस दौर से गुजर रहा है और जिस ऊंचाइयों को छूने वाला है, हमसे बेहतर शायद हम बेस्ट टाइम्स में हैं इंडिया में। जी। अभी आपका जो सवाल था कि स्टील इंडस्ट्री वाले क्या करें, मुझे ऐसा सिंपल लगता है, हर आदमी को ना खोजना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और क्या मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया है क्या जो कुछ सेट ऑफ लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अगर आपको लगता है और आपका आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है कि हाँ, मेरी आइडिया इस सेट ऑफ लोगों को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, तो मैं हम्म। तो बोलूंगा कि फिर आप छलांग लगा दो। इससे बेहतर मौका नहीं है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है चारों तरफ, करने वाला जी। चाहिए। मतलब आप चारों तरफ देखो, आजकल यूनिकॉर्न इंडिया में जो एक $1 बिलियन की कंपनी है, मेरे पास डेटा नहीं है, शायद 1 साल के अंदर यूनिकॉर्न्स भी बन जा रहे हैं। मतलब आप देखो कितने चारों तरफ ही अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। तो जी। हमें स्टार्ट करना चाहिए कि कोई पेन एरिया है जो शायद मेरी आइडिया, जिसमें मैं पैशनेट हूँ, वो मैं अप्लाई करूंगा, और ये जो भी प्रॉब्लम है वो अगर उसका कुछ उससे निवारण होता है, सॉल्यूशन निकलता है, तो मैं तो बोलूंगा छलांग लगा दो मेरे दोस्त, और लग जाओ एकदम। इससे जी। अदरवाइज वो वैसे ही हो जाएगी कि ट्रेन खड़ी थी, हमने सोचा भी, हाँ, चढ़े और हम चढ़े मिस कर नहीं, गए चढ़े नहीं, ट्रेन छूट गई। छूट गए तो तो ये। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी हम आपसे स्टील से जुड़े विभिन्न विषयों पर बात करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे लिए समय निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।